नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजराइल पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। मुस्लिम देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। मुस्लिम देशों ने मिडिल ईस्ट में शांति भंग करने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और अमेरिका से मांग की है कि वो उस पर लगाम लगाए। गजा, ईरान से लेकर लेबनान, कतर, सीरिया पर हुए हमलों को लेकर मुस्लिम देशों ने इजराइल की कड़ी निंदा की और उसे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा तक बता दिया है। तो इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश क्या अब मिडिल ईस्ट में बदल रहे समीकरण? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पीस प्लान पर चर्चा के बीच रूस ने यूक्रेन पर किए 700 हवाई हमले। जंग की तैयारी में जुटा जर्मनी। फ्रांस के राष्ट्रपति की लंदन में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक। चीन ने जापान को दिया हमले का अल्टीमेटम। इंटरनेशनल बॉर्डर में जापान के एयरक्राफ्ट को किया टारगेट। टोक्यो ने कहा यह खतरनाक कदम। कैरिबियन सी में बोट हमले पर अमेरिका की खुल गई पोल। सरेंडर को तैयार थे बोट सवार, फिर भी किया गया हमला। पेंटागन पर हमले का वीडियो जारी करने का दबाव। और चलते चलते में देखेंगे कुत्ते ही क्यों हैं इंसानों के सबसे वफादार बेस्ट फ्रेंड। वैज्ञानिकों ने बताया इस रिश्ते का पूरा विज्ञान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सेना ने देश के लिए बताया खतरा। भड़की पीटीआई ने आरोपों को किया खारिज। कहा एक देशभक्त को खतरा बताना मजाक जैसा। जापान और फिलीपींस के बीच चूसैम मिसाइल डील। एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है ये मिसाइल। चीन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। रूस को खतरा नहीं कहेगा अमेरिका। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में किया बड़ा बदलाव। राष्ट्रपति ट्रंप बोले यूरोप का वजूद हो रहा खत्म। अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ रिलेशनशिप की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर जापान टूर के फोटो किए शेयर। कैप्शन में लिखा टोक्यो टाइम्स ऑन टूर एंड मोर। तो मिडिल ईस्ट में शांति कब आएगी? इस सवाल की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, क्योंकि एक जंग खत्म होती नहीं और इजराइल दूसरे देश के साथ जंग में कूद जाता है। गजा में 2 साल तक चली जंग के बाद आखिरकार युद्ध विराम हुआ। कई वार्ताएं फेल हुई, कई योजनाएं रद्द हुई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। मगर इजराइल के रुख को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि वो नहीं चाहता कि शांति आए। इजरायली सेना की तरफ से बार बार इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। हमास के बहाने लेबनान में भी इजराइल कई बार सीजफायर तोड़ चुका है और ईरान के साथ कब नई जंग छिड़ जाए इसकी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में शांति पूरी तरह इजराइल के रुख पर निर्भर करती है। ऐसे में अब इजराइल पर मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़क उठा है। गजा में बार बार टूटते सीजफायर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि हमने अभी जो किया है वो एक ठहराव है, हम इसे अभी सीजफायर नहीं मान सके। युद्ध विराम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इजरायली सेना पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती। गजा में स्थिरता आ जाए, लोग आ जा सके जो आज नहीं है। दरअसल गजा में इजराइल बार बार हमास पर आरोप लगाते हुए हमले तो कर ही रहा है और साथ ही उसने अब तक राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह नहीं खोला, जो युद्ध विराम की शर्तों के तहत पहले ही खुल जानी चाहिए थी। ऐसे में अब इजराइल की इन कार्रवाइयों पर सीरिया ने भी सवाल उठाए हैं। दोहा फोरम में बोलते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल पर गजा के युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर हुई मौतों से ध्यान भटकाने के लिए क्षेत्रीय तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायली नेता अक्सर दूसरे देशों में संकट पैदा करते हैं क्योंकि वे सैन्य कार्रवाई का विस्तार करने के लिए सुरक्षा के बहाने का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी सुरक्षा चिंताओं का इस्तेमाल करके हर चीज को सही ठहराते हैं और वे 7 अक्टूबर की घटना को लेते ही हैं और उसे अपने आसपास हो रही हर चीज पर लागू करते हैं। इजराइल एक ऐसा देश बन गया है जो भूतों से लड़ रहा है। आप जानते हैं कि दिसंबर 2024 में बशर अल असद शासन के गिरने के बाद से इजराइल ने पूरे सीरिया में लगातार हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और साथ ही दक्षिण में जमीनी अभियान भी चलाए हैं। ऐसे में सीरिया की नाराजगी तो जाहिर है ही, लेकिन सऊदी अरब ने तो इजराइल को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव पर सऊदी अरब के पूर्व राजनयिक प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए ईरान खतरा नहीं है। पश्चिम एशिया की अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह इजराइल है। इजराइल की वजह से लगातार क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ी है। इजराइल ने लेबनान, गजा और सीरिया पर लगातार बमबारी की है। ये हमले दिखाते हैं कि इजराइल शांति का अग्रदूत नहीं है। इजराइल की हरकतों पर अमेरिका को लगाम लगानी चाहिए। फैसल के इस बयान से साफ है कि अब सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव खत्म हो रहा है।
इजराइल के खिलाफ अब सभी मुस्लिम देश एकजुट दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम देशों की बढ़ती ये नाराजगी इजराइल पर भारी पड़ सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो युद्ध खत्म करवाने की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दिया है। एक झटके में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन एयरफोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराई गई। हमले में देश भर में 8 लोग घायल हुए। कई ऊर्जा स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए ऑफसाइट पावर से कट गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी ऊर्जा सुविधाएं रूसी सेना के मुख्य निशाने पर थी। रूस की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब यूक्रेनी अधिकारियों की हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों से अमेरिका के पीस प्लान पर बातचीत खत्म हुई है। हालांकि इस पर अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन दोनों को ही इस बात का एहसास है कि शांति पूरी तरह रूस पर निर्भर करती है। लेकिन रूस की शर्तें यूक्रेन को मंजूर नहीं है। ऐसे में यूरोपीय देश भी अब दूसरे रास्ते तलाशने में लग गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। अब जानते हैं कि व्यापार जगत में भारत के अलावा चीन रूस का सबसे बड़ा सहयोगी है। ऐसे में मैक्रो के इस दौरे को लेकर चर्चा चल रही है कि वो रूस को कमजोर करने के लिए अब उसके सहयोगियों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। और अब चीन के बाद 8 दिसंबर को वो लंदन जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से होनी है। इस बैठक में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति, अमेरिकी मध्यस्थता में जारी वार्ताओं और सुरक्षा गारंटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ एक बड़ी योजना बना रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय नेताओं की रिकॉर्डिंग लीक होने की खबर सामने आई थी। यह खुलासा हुआ था कि यूरोपीय देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। खबर यह भी चल रही है कि यूरोपियन यूनियन और G7 देश मिलकर रूस के समुद्री निर्यात पर पूर्णतः बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जंग को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं कि अगर किसी भी हाल में रूस के साथ यूरोप की जंग छिड़ जाती है तो यूरोप इसके लिए पूरी तरह तैयार रहे। जर्मनी ने तो अपनी सेना का विस्तार भी शुरू कर दिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस देश की सेना को तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मन संसद ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा मंजूर भी कर दिया है। दरअसल जर्मनी में एक नया कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत 2035 तक सेना का आकार बढ़ाकर 2,60,000 सैनिक किया जाएगा। यह लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी। सेना में भर्ती बढ़ाने के लिए सैनिकों को ज्यादा वेतन और ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो नागरिक जीवन में भी काम आए। सभी 18 वर्षीय पुरुषों को एक फॉर्म भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की जानकारी देनी होगी। अगर पर्याप्त लोग स्वेच्छा से नहीं आते हैं तो संसद अनिवार्य भर्ती पर फिर से विचार करेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार है जब जर्मनी अपनी सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहा है। नाजी दौर के सैन्यवाद को लेकर आज भी जर्मनी के लोगों के मन में डर बना हुआ है, और यही वजह है कि जर्मनी में हमेशा युद्ध से दूरी बनाने की ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब पिस्टोरियस का कहना है कि आज की पीढ़ी ने कभी हकीकत में युद्ध का खतरा महसूस नहीं किया है, और इसलिए उन्हें तैयार करना बेहद जरूरी है। जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन का युद्ध का दायरा पूरे यूरोप तक बढ़ सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे जापान के खिलाफ चीन की उकसावे भरी कार्रवाई की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जापान और चीन के बीच काफी तनाव बना हुआ है। यहां तक कि दोनों देशों ने जंग की भी तैयारी कर ली थी, और अब चीन ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दोनों देश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। चीन ने जापान के फाइटर जेट्स को टारगेट बनाया है, जिस पर टोक्यो भड़क गया। यह घटना ओकिनावा द्वीपों के पास इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर्स में घटी है। ऐसे 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिसमें चीनी फाइटर जेट्स ने जापानी विमानों पर अपने फायर कंट्रोल रडार को लॉक किया। जापान ने बताया कि घटना में शामिल चीनी J-15 जेट चीन के लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किए गए थे, जो 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ ओकिनावा द्वीपों के दक्षिण में युद्धाभ्यास कर रहा था। उन्होंने 2 बार हमारे F-15 विमानों पर अपना रडार लॉक किया। पहली बार देर दोपहर करीब 3 मिनट के लिए, और दूसरी बार शाम में लगभग 30 मिनट तक रडार लॉक किया गया। हालांकि इसमें जापान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फायर कंट्रोल रडार लॉक करने का मतलब क्या होता है।
तो ये एक सैन्य विमान की तरफ से की जाने वाली सबसे खतरनाक कार्रवाइयों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये संभावित हमले का संकेत देता है, जिससे टारगेट किए गए विमान को बचने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। यानी माना जा सकता है कि चीन ने जापान को हमले का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। जापान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इस कदम को खतरनाक बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये रडार इल्यूमिनेशन विमानों की सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी चीजों से कहीं ज्यादा थे। यह कदम सुरक्षित सैन्य उड़ान संचालन की सीमा से बाहर है। जापान ने चीन की इस अफसोसजनक घटना पर विरोध जताया है। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब ताइवान को लेकर पहले से ही दोनों देशों में टकराव के हालात बने हुए हैं। जापान की पीएम साने ताकाइची ने ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में जापान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की बात कही थी, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया था और तब से ही दोनों देशों में तनाव बना हुआ है और इस घटना ने इस तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि यह सिलसिला कहां जाकर थमता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। तो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर इस वक्त वेनेजुएला और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। ट्रंप मादुरो को इस्तीफा देने की चेतावनी दे चुके हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि कभी भी अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला की घेराबंदी पहले से ही की जा चुकी है। ड्रग्स तस्करी के नाम पर वेनेजुएला के कई समुद्री बोटों पर अमेरिकी सेना की तरफ से हमले किए गए, लेकिन अब ये हमले डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2 सितंबर को अमेरिकी सेना ने समुद्र में एक बोट पर हमला किया था। ट्रंप ने इसे लेकर सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि यह स्ट्राइक तब की गई जब वेनेजुएला से आए ये पुख्ता तौर पर पहचान लिए गए नार्को टेररिस्ट अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रग्स अमेरिका की ओर ले जा रहे थे। ये हिंसक ड्रग तस्कर कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अमेरिकी हितों के लिए खतरा है। स्ट्राइक में 3 पुरुष आतंकवादी मारे गए, लेकिन यह खबर सामने आई कि अमेरिकी हमले में 3 नहीं बल्कि 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद से ट्रंप के आदेश पर सवाल उठने लगे। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि जिस बोट पर हमला किया गया वो अमेरिका आ ही नहीं रही थी। अमेरिकी न्यूज पोर्टल CNN का कहना है कि इस ऑपरेशन की कमान संभालने वाले एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने सीनेटर्स को बताया कि यह नाव एक बड़े जहाज की तरफ जा रही थी जो कि दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की तरफ जा रहा था। एडमिरल ने बताया कि नाव दूसरे जहाज की तरफ जा रही थी, लेकिन नौसेना उस जहाज का पता नहीं लगा पाई जिस तरफ ये छोटी नाव जा रही थी। हालांकि इस बात की भी संभावना थी कि नाव सूरीनाम से अमेरिका की तरफ जा सकती थी, लेकिन सामान्य तौर पर सूरीनाम से जाने वाले ड्रग्स के रास्ते यूरोप की तरफ जाते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हमले के तुरंत बाद कहा था कि नाव शायद त्रिनिदाद या कैरिबियन के किसी और देश की तरफ जा रही थी। यानी इस बात की संभावना बेहद कम थी कि बोट अमेरिका ही आ रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से हुए 4 बार के हमले में नाव 2 हिस्सों में टूट गई और 2 लोग जिंदा बचे, जिन्हें बाद में मार दिया गया और नाव पूरी तरह से डूब गई। इस मामले में पेंटागन की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जहाज में डूबे लोगों को मारना युद्ध अपराध होता है। अमेरिकी सांसद कैरिबियन सैन्य कार्रवाई का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नाव पर बार-बार किए गए हमलों में बचे हुए लोगों की मौत पर वो भी आपत्ति जता रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बोट पर हमले से जुड़े वीडियो को जारी करने का दबाव ट्रंप सरकार पर बढ़ गया है। इस खुलासे के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जिनका अभी तक ट्रंप की तरफ से लगातार बचाव किया जा रहा है। उन्होंने ही इस नाव को उड़ाने का आदेश दिया था। CNN ने दावा किया है कि एडमिरल ने सांसदों को बताया कि उनके समझ के मुताबिक मिशन का लक्ष्य सभी 11 लोगों को मारना और नाव को डुबो देना था। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे इंसानों और डॉग्स के बीच की दोस्ती की। तो हम इंसानों का डॉग्स के साथ रिश्ता बिल्कुल ही लव एट फर्स्ट साइट जैसा होता है। अगर आप एक डॉग लवर हैं और आपको कहीं कोई डॉग दिख जाए तो आपको उससे दोस्ती करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गहरी दोस्ती की शुरुआत आखिर कब हुई? तो करीब 20,000 से 40,000 साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहते थे, तब यूरोप के जंगलों में इसकी शुरुआत हुई। चूंकि बात हजारों साल पुरानी है, इसलिए इसकी 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि शायद हमारे पूर्वजों ने भेड़िए के बच्चों को पकड़ा और उन्हें शिकार में मदद के लिए पालना शुरू कर दिया। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि दोस्ती की पहल भेड़ियों ने की थी। जी हाँ, कुछ निडर भेड़िए इंसानी बस्तियों के पास फेंका हुआ खाना खाने लगे। जो भेड़िए कम आक्रामक थे उन्हें इंसानों ने भगाया नहीं और बदले में इन भेड़ियों ने रात को भौंक भौंक कर इंसानों को खतरों से आगाह करना शुरू कर दिया। ये एक विन विन डील थी, यानी भेड़ियों को मुफ्त का खाना मिल गया और इंसानों को मिला एक मुस्तैद बॉडीगार्ड।
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बात डॉग्स की हो रही थी तो यहां भेड़िए कहां से आ गए। दरअसल आज की तमाम ब्रीड्स के डॉग्स भेड़ियों के ही वंशज हैं। जी हां, साइंस के मुताबिक चाहे वो नन्हा चिहुआ हुआ हो या फिर भारी भरकम जर्मन शेफर्ड, इन सब के पूर्वज वही ग्रे भेड़िए थे जो जंगलों में शिकार किया करते थे। तो धीरे धीरे ये मिलनसार भेड़िए इंसानों के साथ घुल मिल गए। हजारों सालों के दौरान इनकी जंगली आक्रामकता कम होती गई और इनका रूप भी बदलने लगा। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ग्रेगर लॉर्सन कहते हैं कि ये रिश्ता आपसी फायदे पर टिका था। इसके बाद इंसान डॉग्स को उनकी खूबियों यानी तेज दौड़ने या सूंघने की शक्ति के आधार पर चुनने लगे, जिससे उनकी अलग अलग ब्रीड्स तैयार हुई। वक्त बदला और कुत्तों की जिम्मेदारियां भी बदली। कभी वो गुफाओं के बाहर पहरा देते थे तो आज वो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करते हैं या गाइड डॉग बनकर किसी की आंखें बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब कुत्तों ने वर्कर से आगे बढ़कर फैमिली मेंबर का दर्जा पा लिया। आज डॉग सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि हमारे सुख दुख के साथी है। जंगलों से शुरू हुआ ये सफर आज हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है, जो ये साबित करता है कि भरोसा और वफादारी दुनिया की सबसे पुरानी और मजबूत भाषा है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।